आइए, कॉपी निकाल लीजिए और आज आप सबके 15 मार्क्स में सिक्योर कराने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की गलती मत करना। बिकॉज आज जो चैप्टर से आप लोगों को डर लगता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आज वो चैप्टर आपके कंफर्म बनेंगे दोस्तों। 15 में से 15 आपके शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। जितने भी पार्ट्स आएंगे वन शॉट्स के, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप सबके रिक्वेस्ट पे आज अपने लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करने वाले हैं। बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसे ही आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ताकि हम लोग और सारे वीडियोस लाते रहे और आपकी मदद करते रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग ने सेल्फ बैलेंसिंग, सिंगल एंट्री और प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। एनपीओ भी 2-3 दिन में हो जाएगा, फिर फाइनल अकाउंट्स, फिर जितने भी चैप्टर्स है सबको अपने लोग बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और आप सबके कंसेप्ट्स को मक्खन बनाएंगे। मैं आप सबको दावा के साथ बताता हूं दोस्तों कि जितने भी सम्स करवा रहा हूं उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3-3 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब ये इनाफ है। इनाफ बस। इसके आगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। तुम सारे के सारे कंसेप्ट सीख गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्स कर लिए, बस बात खत्म। तो दोस्तों, आज अपने लोग करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट ए। क्या करने वाले हैं आज अपने लोग? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का वन शॉट का पार्ट ए करने वाले हैं। जी भैया, ओके। ओके भैया। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सजेशंस में एनपीओ वाला चैप्टर भी ऐड कर दिया। देख सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनपीओ वाला चैप्टर भी अपने लोग ऐड कर दिए। जहां पे हमने कुल मिला के जहां पे हमने कुल मिला के 15 क्वेश्चंस ऐड किए। वापस से हम लोग ने कुल मिला के 13 क्वेश्चंस ऐड किए। ये 13 क्वेश्चंस अगर कर लिए, बस बस बस, इसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये 13 के 13 क्वेश्चंस मैं ही करवाऊंगा दोस्तों। इसीलिए फटाफट से एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आप सपोर्ट नहीं करते भाई। आप सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं सपोर्ट कर दो एक बार, ठीक है। और ये सजेशंस आपको कहां मिलेगा? ये सजेशंस आप लोगों को हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में देखोगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाओ, घुस जाओ। और ये सजेशंस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह ही मिल जाएगा। दोनों जगह ही घुस जाना। बिकॉज सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सब में तो हमसे ही पढ़ना है ना भाई। तो आ जाओ, एनपीओ को एक बार फोड़ते हैं। और चलिए, आइए अपना कॉपी निकाल लीजिए। लिखवाते लिखवाते करेंगे सब कुछ, ठीक है। सब कुछ आपके सामने लिखवाएंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, आपको खूबसूरत तरीके से पढ़ाएंगे। फ्री में पढ़े हो तो क्या हुआ, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। हम बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाते हैं। चलिए आइए, शुरू करते हैं इसको, ओके। सबसे पहले लिखिएगा मीनिंग, कि ये जो एनपीओ है इसका मतलब क्या होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर का। वो फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर का। एनपीओ में क्या होता है? एनपीओ में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं क्लब्स का, एनजीओस का, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जहां पे आर्ट कल्चर्स, ठीक है। तो इन सब का फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, वो अपने लोग समझते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। कि एनजीओस का, क्लब्स का फाइनल अकाउंट, या इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो हम लोग समझते हैं एनपीओ में। वो हम लोग समझते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। आइए लिखिए इसको, मीनिंग आप पहले लिखिए। देखिए, देखिए, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस which deals which deals with the promotion of with the promotion of with the promotion of arts, science, कॉमर्स, हेल्थ, कॉमर्स। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो अभी भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। उसको अपने लोग एनजीओ बोलते हैं या एनपीओ बोलते हैं। तो एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनता है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, अपना पाड़ा वाड़ा का जो क्लब देखते हो ना, अपना पाड़ा का जो क्लब देखते हो, उसका फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनता है, वो इस चैप्टर में अपने लोग सीखने वाले हैं। सीधा सा बात है, ठीक है।
So there are certain organizations which deals with the promotion of art, science, commerce, healthcare, healthcare, and education are known as are known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एनजीओ है, एनपीओ है, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट ट्रेड विथ आउटसाइडर. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आउटसाइडर के साथ ट्रेड नहीं करता, अपना मेंबर्स के साथ ही ट्रेड करता है. क्लब अपना सिर्फ मेंबर्स के साथ ही ट्रेड करता है. जैसे मान लो कि जिम जिम गए, ठीक है. जिम जिम अगर जाते हो तो जिम में सिर्फ उसका अगर तुम मेंबर रहोगे तो ही तुमको सर्विसेज मिलेगा. वो बाहर वालों के साथ धंधा नहीं करने जाता. ठीक है. अगर आप लोग मान लीजिए जिम गए या कोई क्लब गए या कोई स्कूल गए तो वो लोग बाहर वालों के साथ धंधा नहीं करने जाता. वो लोग अपने मेंबर्स के साथ ही धंधा करता है. मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है. देखिए, these organizations does not trade. these organization these organization does not trade with outsider. ये आउटसाइडर्स के साथ धंधा नहीं करता, ये खुद के मेंबर्स के साथ धंधा करता है. अरे आपका जो पाड़ा का जो क्लब होगा, आपका जो पाड़ा का आपका एरिया का जो क्लब होगा, वो क्लब चलता कैसे है? वो क्लब चलता है मेंबरशिप फीस से. वो क्लब में जो लड़का लोग रहता है वो लोग हर महीने मेंबरशिप फीस देता है, उससे वो क्लब चलता है ना. या आउटसाइड रास्ता का आदमी लोग को पकड़ पकड़ के पूछता है क्या? नहीं. ये आउटसाइडर को सर्विस नहीं देता, ये क्लब के मेंबर्स को ही सर्विस देता है. ठीक है, क्लियर है? तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट ट्रेड विथ आउटसाइडर आउटसाइडर्स, हेंस कॉल्ड एनटीओ. हेंस कॉल्ड एनटीओ. तो इस चैप्टर में अपने लोगों को यही सीखना है कि जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर का हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो एक एनपीओ का या एक एनटीओ का, एक नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरीके से बैलेंस शीट बनता है, किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, वो अपने लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों. किस तरीके से इसका फाइनल अकाउंट्स बनाए, तो इसको अपने लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर अपने लोग पढ़ते हैं, वैसे ही फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से बनाया जाता है. ये एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाया जाता है भैया, इसमें अपने लोग ये पढ़ने वाले. ठीक है, आपको समझ में आया? तो एनपीओ क्या होता है? एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन का प्रमोशन करे. ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये आउटसाइडर के साथ डील नहीं करता, ये अपने मेंबर्स के साथ ही डील करता है. जैसे मैं जिम जाता हूं ना, मैं जिम जाता हूं तो जिम अपने सिर्फ मेंबर्स को ही सेवा करेगा, जिम सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्विस देगा. मेरे को मेंबरशिप फीस देना पड़ेगा हर महीना. एक क्लब का लड़का लोग जो रहता है ना, वो क्लब का लड़का लोग ही हर महीना जो मेंबरशिप फीस देगा, उसी से क्लब चलेगा. तो सबसे पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा क्लब का, मेंबर मेंबर बनना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? चलिए, सेकंड, नंबर 2 लिखिए, अकाउंट्स मेंटेन्ड. यहाँ कौन कौन सा अकाउंट्स बनाना पड़ता है? सर आप बोले कि ये फाइनल अकाउंट्स है. हाँ, फाइनल अकाउंट्स है. तो फाइनल अकाउंट्स में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता था, पीएल अकाउंट बनाना पड़ता था, बैलेंस शीट बनाना पड़ता था, वैसे सर यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट रहेगा? सर एखाने कौन कौन अकाउंट्स থাকবে? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सा अकाउंट्स बनाना पड़ेगा? तो लिखिए, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड. कौन कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको मेंटेन करना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आप सुने हो क्या? बचपन में ना आप कैश बुक किए होंगे, कैश बुक.
कि कैश आता था तो डेबिट में लिखते थे, कैश अगर चला जाता था तो डेबिट क्रेडिट में लिखते थे। याद कीजिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। कैश आया या कैश गया, सिर्फ यही रिकॉर्ड होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अकाउंट्स टू बी मेंटेन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड। ठीक है। सबसे पहला वाला अकाउंट जो बनाना पड़ेगा आप लोगों को एनपीओ में, आप बोले सर फाइनल अकाउंट्स है एनपीओ, तो सबसे पहला वाला अकाउंट जो है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो बनाना पड़ेगा। आपके पास भैया दो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको बनाना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करता था, जैसे फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, पीएल अकाउंट बनाया करते थे, वैसे ही यहां पे क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यहां पे कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्यूरल बेसिस। जहां पे उधार भी रिकॉर्ड होता है और कैश वाला भी रिकॉर्ड होता है, जहां पे कैश सेल भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड होगा, जहां पे कैश परचेज भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज भी रिकॉर्ड होगा, उसको बोलते हैं अक्यूरल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा। कैश प्लस क्रेडिट दोनों के दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। ये अक्यूरल ये अक्यूरल बेसिस ये अक्यूरल बेसिस पर अक्यूरल अक्यूरल बेसिस मतलब सर यहाँ कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। और नंबर थर्ड में आप बनाते हो बैलेंस शीट। नंबर थर्ड में आप बनाते हो बैलेंस शीट। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि एनपीओ में आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट का मतलब कैश आया तो डेबिट में लिखना, कैश अगर गया तो क्रेडिट में लिखना। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्यूरल बेसिस पे, एक्यूरल बेसिस पे मतलब जहां पे कैश प्लस क्रेडिट दोनों के दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक होता है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता है। तो ये तीन अकाउंट आप लोगों को बनाने पड़ सकते हैं, ये तीन अकाउंट आप लोगों को मेंटेन करने पड़ सकते हैं, चेक कीजिए। ठीक है। फिर थर्ड लिखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा लिखिए। आइए आइए लिखिए। इट इज ए देखिए इट इज ए समरी स्टेटमेंट। इट इज ए समरी स्टेटमेंट। इट इज ए समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैश कलेक्शन, ऑफ ऑल कैश कलेक्शन एंड ऑल कैश पेमेंट, एंड ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, एंड रेवेन्यू नेचर। मतलब ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करता है। मतलब सर रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, और कैपिटल का मतलब एक बड़ा खर्चा। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे आप असेट्स लायबिलिटीज भी लिखा हुआ रहेगा और रेवेन्यू नेचर के भी ट्रांजैक्शन सब लिखे हुए रहेंगे। कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब कि जो खर्चा आप एक ही बार करते हो, जो खर्चा आप एक ही बार करते हो, जो लमसम खर्चा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, फर्नीचर एंड खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। और रेवेन्यू का मतलब डेली डेली डे टू डे का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का दोनों ही ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रहता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखोगे कि कैपिटल नेचर का भी ट्रांजेक्शन रह सकता है और रेवेन्यू नेचर का भी ट्रांजेक्शन रह सकता है, दोनों का मिक्स एंड मैच रहता है, कोई दिक्कत नहीं। असेट्स भी रहता है और रेवेन्यू नेचर का भी रहता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे जो
सबके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वगैरह वगैरह। और कैपिटल का मतलब कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये दोनों के दोनों ही ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रह सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश आया और कैश गया, सिर्फ उसका रिकॉर्ड होगा। कैश कहां कलेक्ट किया, कैश कहां से पेमेंट किया, कैश के रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? नंबर 4 में लिखिए, आइए नंबर 4 में लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आइए देखिए, इट इज द स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज द स्टेटमेंट, इट इज a statement of all revenue expenditure and income, of all revenue expenditure and income। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, वो डे टू डे सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है। डे टू डे मतलब डेली बेसिस पे जितने भी एक्सपेंडिचर्स है और इनकम्स है वो रिकॉर्ड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर, लिखिए इट इज प्रिपेयर्ड फॉर, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर एक्यूरल बेसिस। अक्यूरल बेसिस पर क्या होता है? मतलब अक्यूरल बेसिस मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। यहाँ पे दोनों के दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कैश प्लस क्रेडिट, यहाँ पे अगर कैश सेल रिकॉर्ड होगा तो क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड होगा, कैश परचेस रिकॉर्ड होगा तो क्रेडिट परचेस भी रिकॉर्ड होगा। इट इज प्रिपेयर्ड अंडर अक्यूरल बेसिस, लिखिए इट इज प्रिपेयर्ड अंडर अक्यूरल बेसिस। बेसिस। तो द डिफरेंस, लिखिए, तो द डिफरेंस ऑफ दिस अकाउंट, ये अकाउंट्स का जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस कहलाता है या तो डेफिसिट कहलाता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां पे या तो प्रॉफिट कहलाता था या लॉस कहलाता था। यहां पे जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस कहलाता है या डेफिसिट कहलाता है। पीएल अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट कहलाता था या तो लॉस कहलाता था, यहां कहलाएगा सरप्लस या डेफिसिट। तो द डिफरेंस ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस इज, वो सरप्लस या फिर डेफिसिट, या फिर डेफिसिट, डेफिसिट। ठीक है, क्लियर है सबको? एकदम मक्खन चकचकाचक। एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। सुनिए, वापस से हम समरी आपको बता देते हैं। सुनिए, हम बोले कि एनपीओ क्या होता है। जैसे आप अपने पाड़ा का क्लब देखते होंगे, आप अपने पाड़ा का क्लब देखते होंगे, उसका फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनता है, एक नॉर्मल बिजनेस का फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनता है, और एक पाड़ा का क्लब का फाइनल अकाउंट्स अलग तरीके से बनता है। उसको अपने लोग बोलते हैं एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे प्रॉफिट नहीं होता, जहां पे लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, जहां पे अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, जो भी प्रॉफिट होता है एनटीओ से, वो वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। जहां पे मेंबर्स लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, इसीलिए बोलते हैं एनपीओ। प्रॉफिट तो कमाते ही होंगे लेकिन मेंबर्स लोग प्रॉफिट घर नहीं लेके जाते वहां पे। ठीक है, तो एनपीओ में हमने बात किया कि एनपीओ में 3 तरह के अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। एक तो है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट याद करो, कैश बुक याद करो। कैश बुक में सिर्फ कैश, ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही आप रिकॉर्ड करते हो। अगर रिसिप्ट हुआ तो डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्यूरल बेसिस पे बनाते हैं। अक्यूरल बेसिस मतलब जहां पे कैश प्लस क्रेडिट दोनों के दोनों ही ट्रांजेक्शन आते हैं। अब बोलो ना कि पीएल अकाउंट में हम लोग अक्यूरल बेसिस पे बनाते थे कि नहीं बनाते थे? हाँ सर, कैश सेल होता था तो भी लिखते थे, क्रेडिट सेल होता था तो भी लिखते थे, कैश परचेस होता था तो भी लिखते थे, क्रेडिट परचेस होता था तो भी लिखते थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैश प्लस क्रेडिट बेसिस पे बनाया जाता था, मतलब एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता था। और तीसरा अकाउंट जो अपने लोग बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं अपने लोग, ठीक है।
ठीक है। फिर अपने लोग ये लिखे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। और एक बात कि ये पीएल में हम लोग निकालते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यहां निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट। यहां पे क्या निकलेगा, सरप्लस निकलेगा या फिर डेफिसिट निकलेगा, सरप्लस निकलेगा या फिर डेफिसिट निकलेगा। आइए फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट बनाना सिखाते हैं। आइए अब फॉर्मेट बनाना आपको सिखाते हैं। आइए फॉर्मेट को बनाइए अच्छे से, फुल पेज। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए। सो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाओ। थोड़ा सा बड़ा ही बनाना, फॉर्मेट बना के दिखा रहे हैं अभी, फॉर्मेट सिखा रहे हैं अभी आप किस तरीके से बनता है, जरा देखिए आप। यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंडिचर, सुनिए यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट रुपीस, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे अमाउंट रुपीस। ठीक है। सबसे पहले जो जो खर्चा है, जो जो एक्सपेंडिचर है, यार जो खर्चा कर रहे हो वो डेबिट साइड में, जो इनकम कर रहे हो वो क्रेडिट साइड में। जो खर्चा कर रहे हो डेबिट साइड में, इनकम कर रहे हो क्रेडिट साइड में। ठीक है। खर्चा को सबसे पहले कवर करते हैं। आइए देखिए, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। फिर लिखिए टू सैलरीज, टू सैलरीज, जो जो खर्चा हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है उसको डेबिट साइड में, खर्चा डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में। ठीक है। फिर लिखो टू मेडिसिन यूज्ड, टू मेडिसिन यूज्ड। अच्छा, याद रखिएगा कि मेडिसिन यूज्ड कभी भी निकालने का मौका, अगर ये मेडिसिन यूज्ड का अमाउंट नहीं दिया रहे ना, कभी भी मेडिसिन यूज्ड का अमाउंट अगर नहीं दिया रहे ना, याद रखिएगा ओपनिंग लीजिएगा, परचेस को ऐड कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग। ठीक है, याद रहेगा। मेडिसिन यूज्ड का अमाउंट अगर ना दिया रहे तो ओपनिंग लीजिएगा, परचेस को ऐड कीजिएगा, क्लोजिंग को लेस कर दीजिएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग दिया रहेगा। ओपनिंग के साथ परचेस को ऐड कीजिएगा, क्लोजिंग को लेस कर कीजिएगा। ठीक है। फिर लीजिए टू इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर लीजिएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। अगर कभी भी डेप्रीशिएशन का रेट ना दिया हो, अगर कभी भी डेप्रीशिएशन का रेट ना दिया हो तो ओपनिंग लेना, परचेस को ऐड करना, लेस कर देना क्लोजिंग। ठीक है, आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कभी भी डेप्रीशिएशन का रेट ना दिया हो तो ओपनिंग लेना, परचेस को ऐड कर देना, लेस कर देना क्लोजिंग, बात खत्म। ठीक है। फिर लेना टू ऑनोरेडियम, ऑनोरेडियम टू डॉक्टर्स, ऑनर, इसका मतलब फीस। अरे डॉक्टर्स को जो फीस दियो उसको बोलते हैं ऑनरेडियम, टू ऑनरेडियम टू डॉक्टर्स। ठीक है, ये भी एक एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना। क्लब लब में देखो, दिखेगा क्लब, मतलब कि क्लब लब में दिखेगा, मतलब वो डॉक्टर लोग आता रहता है। ठीक है, क्लब में आप देखोगे, आपका पाड़ा वाड़ा का क्लब में देखोगे कि डॉक्टर लोग आता रहता है, तो डॉक्टर को कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ फीस तो देना पड़ेगा ना। अब इतना बड़ा फीस तो नहीं दे सकते, इतना तो पैसा नहीं है क्लब के पास, आलतू फालतू क्लब के पास क्या इतना पैसा है कि इतना इतना फीस दे पाए, नहीं। तो कुछ हल्का फुल्का अमाउंट दे दिया, इसलिए इसको फीस नहीं बोलेंगे, इसको इसीलिए इसको बोलेंगे ऑनरेडियम, ऑनरेडियम टू डॉक्टर, टू डॉक्टर। डॉक्टर लोग जो क्लब व्लब में आता है तो उसको भी फीस देना पड़ता है ना। हाँ सर, लॉजिक समझा, बिल्कुल। फिर आप हो सकता है अपना क्लब व्लब का इंश्योरेंस क्लेम करवाते हो, तो टू इंश्योरेंस क्लेम, ये सब क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। टू इंश्योरेंस क्लेम, टू इंश्योरेंस क्लेम। टू मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस भी क्या है, खर्चा है, खर्चा, ये सब खर्चा है। टू वेजेस, टू वेजेस, टू अदर एक्सपेंस, टू अदर एक्सपेंस।
टू सरप्लस। और यहाँ पे सरप्लस कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। हम क्या बोले यहाँ पे? प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस, लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, अब इस साइड आप कवर करते हैं। चलिए आइए इस साइड, इनकम। इनकम के साइड, इनकम के साइड में सबसे पहला चीज आएगा बाई सब्सक्रिप्शन। आपको पता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आपको पता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैं एक जिम में मैं अभी एक जिम में भर्ती हुआ हूं। ठीक है, अब जिम में मेरे को हर महीना सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। वो क्या है? सब्सक्रिप्शन, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। आप कोई क्लब में अभी भर्ती हो जाओ, क्लब में आपको जो हर मंथ जो सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, 500 रुपया करके, 1000 रुपया करके, जो हर एक मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। चंदा, चंदा। अगर मान लीजिए काली पूजा आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, तो मेंबर्स लोगों को जो 500-500 रुपया करके निकाल के देना पड़ता है क्लब में जो मेंबर्स लोगों को 500-500 रुपया करके निकाल के देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? क्लब के लिए इनकम है। मेंबर्स लोग जो सब्सक्रिप्शन देता है वो क्या है? क्लब के लिए इनकम है। ठीक है, क्लियर है? तो सुनिए, याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन के साथ कि अगर कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को भी अपने लोग ऐड करते हैं। एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। याद रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन में हम लोग दो बात ऐड करते हैं, दो बात लेस भी करते हैं। तो दो बात ऐड करते हैं, उसमें से एक बात क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग ऐड करते हैं। और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, उसको उसको भी हम लोग ऐड करते हैं, उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और एडवांस एडवांस ऑफ लास्ट ईयर हम लोग ऐड करते हैं। लेस क्या करते हैं सर? तो लेस भी अपने लोग दो बात करते हैं, लेस भी अपने लोग दो बात करते हैं। इसमें अपने लोग लेस भी दो बात करते हैं। क्या सर? सबसे पहले लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग हो उसको लेस कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड किया था हाउले, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को। देखिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, और एडवांस ऑफ करेंट ईयर को ऐड कीजिएगा, एडवांस ऑफ करेंट ईयर को ऐड कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एडवांस ऑफ करेंट ईयर, सीवाई का मतलब करेंट ईयर, को ऐड कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सर? वापस वापस समझाइए। ठीक है, वापस एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले भैया, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है क्लब में जो चंदा आप देते हो ना, क्लब में जो एक मेंबर लोग जो क्लब में चंदा देता है उसको बोलता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में आएगा, एक्सपेंडिचर इनकम में, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन आएगा। ठीक है, अगर कोई आप देखे, इसमें ये दो बात ऐड करना है, दो बात ऐड करना। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड करना। अगर लास्ट ईयर का एडवांस है उसको ऐड करना। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना। और करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस है उसको ऐड करना। ठीक है, क्लियर है? याद करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम करवा देंगे आप लोग को 15-15 सम्स जो करेंगे उसमें क्या करेंगे? प्रैक्टिस ही तो करेंगे। ठीक है, चलिए आइए लिखिए, फिर लिखिए बाई डोनेशन, बाई डोनेशन। अब समझिए, इसमें लेस कर दीजिएगा कैपिटलाइज्ड, जितना परसेंट कैपिटलाइज्ड होगा ना लेस कर दीजिएगा। हम क्या आपको बोले थे? हम आपको बोले थे कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन ना बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन्स बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड 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 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई कैपिटलाइज्ड नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ उसको लेस कर देना। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आता है। कैपिटल नेचर का मतलब जो बैलेंस शीट में आता है। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन कहां आता है? बैलेंस शीट में आता है। इसका ठिकाना कहां पे है भैया? बैलेंस शीट में। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखोगे कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का ट्रांजेक्शन आ सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखोगे सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आता है। पीएल में कभी आप देखे हो कि लैंड एंड बिल्डिंग आया है पीएल में कभी?
पीएल में देखे हो कि प्लांट एंड मशीनरी आया है? नहीं ना। तो डोनेशन अगर कैपिटलाइज्ड होगा, क्वेश्चन में अगर दिया होगा 50% कैपिटलाइज्ड, मतलब कि डोनेशन का 50% कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में लेके जाना है, तो उसको घटा देना। ठीक है, घटा दीजिएगा इसको। तो यहां पे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन यहां पे रिकॉर्ड होगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। घटा दीजिएगा कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन जाएगा बैलेंस शीट में। कहां पे जाएगा सर? बैलेंस शीट में जाता है कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मतलब कि बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो अगर कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है ना, तो डोनेशन के साथ लेस कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा कैपिटलाइज्ड। ठीक है, बाकी सम्स कराते कराते आप लोग समझ जाओगे यार, हाँ इतना टेंशन मत लो। फिर लिखिए बाय एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस। अब मान लो कि एडमिशन फीस के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 30% ऑफ द कैपिटल इज कैपिटलाइज्ड। लिखा हुआ है कि 30% ऑफ द एडमिशन फीस इज कैपिटलाइज्ड। कभी भी कैपिटलाइज्ड का वर्ड सुनना तो कैपिटल से ऐड कर देना, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड कर देना। यहां नहीं आएगा, यहां लेस हो जाएगा वो। यहां पर भी लेस करना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड जितना परसेंट रहेगा उसको लेस करना पड़ेगा। बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आता है, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं आता है। अगर बोल दिया है कि 50% इज कैपिटलाइज्ड, मतलब ये 50% बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में जाके ऐड करना पड़ेगा। यहां उसका कोई काम नहीं है, कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई काम नहीं है। कैपिटल नेचर को घटा देना, सीधा सा बात है, कैपिटलाइज्ड को घटा देना। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हो? और लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, लिखते जाओ बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। ये सब क्या है? इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, कोई असेट बेचा और प्रॉफिट हुआ तो वो आएगा, वो इनकम है, इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज। ठीक है, अब देखो एक कि क्लब क्लब में ना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ रहता है, उसको उसको अगर बेच के कुछ रद्दी उद्दी का पैसा ऐसा आया, तो प्रॉफिट है भाई, वो तो अपना इनकम है, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ठीक है। फिर लिखना बाय, बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा। अगर क्वेश्चन में कभी ड्रामा लिखा रहे या स्पोर्ट्स लिखा रहे, इनकम फ्रॉम ड्रामा, आपको पता है क्या करना है? आपको प्रोसीड्स लेना है, उसका प्रोसीड्स लेना है कि ड्रामा से आप कितना कमाए, और जितना भी एक्सपेंसेस है वहीं के वहीं लेस कर दो। आपको मान लीजिए कभी भी ड्रामा के बारे में दिया होगा ना, ड्रामा के बारे में आपका इनकम भी दिया होगा, एक्सपेंस भी दिया होगा, इनकम के साथ एक्सपेंस को लेस कर देना। क्वेश्चन में आपका ड्रामा का इनकम भी दिया होगा, एक्सपेंस भी दिया होगा, इनकम के साथ एक्सपेंस को लेस कर देना, इनकम के साथ एक्सपेंस को लेस कर देना। सीधा सा बात है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम ड्रामा। ठीक है, और फिर लिखो बाय अदर इनकम, बाय अदर इनकम, बस खत्म, बाय अदर इनकम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, मतलब असेट्स लायबिलिटीज ये सब नहीं आता है, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है। तो जो भी कैपिटलाइज्ड रहेगा ना, तो उसको घटा देना पड़ता है, उसको घटा देना पड़ता है। क्वेश्चन में दिया होगा कि 50% ऑफ द डोनेशन इज कैपिटलाइज्ड, मतलब 50% डोनेशन जो है रेवेन्यू नेचर का है, 50% डोनेशन जो है वो कैपिटल नेचर का है। तो कैपिटल नेचर का जो कुछ भी रहेगा बैलेंस शीट, और रेवेन्यू नेचर का जो कुछ भी रहेगा यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। रेवेन्यू नेचर का यहां आएगा, और कैपिटल नेचर का भैया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए, यहां पे अपने लोग क्या निकालते हैं? यहां पे अपने लोग निकालते हैं या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। अगर यहाँ पे डेफिसिट अगर होता है तो यहाँ पे लिखते हैं बाय डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट होता है तो सरप्लस, लॉस होता है तो डेफिसिट, याद रखिएगा। प्रॉफिट होता है तो सरप्लस, लॉस होता है तो डेफिसिट। लिख लीजिए, पॉज कर करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ ऐसे आइटम्स का नाम लिखवाने वाला हूं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते।
कुछ ऐसे आइटम्स का नाम लिखवाने वाला हूं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। लिखिए फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कम नॉट कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ आइटम ऐसे हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले पहले कैश एंड बैंक बैलेंस, याद रखिएगा कैश और बैंक बैलेंस ये तो असेट है भैया, असेट है। सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आता है, ठीक है। याद रखिएगा कैश एंड बैंक बैलेंस जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। बी, ऑल बैलेंस शीट आइटम, जितना भी तुम बैलेंस शीट आइटम आज तक सीखा है, कोई भी बैलेंस शीट आइटम यहां पे नहीं आएगा। ऑल बैलेंस शीट आइटम, ऑल बैलेंस शीट आइटम, जितना भी आप बैलेंस शीट आइटम देखे हो सीखे हो, ये नहीं आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके। सी, एनी इनकम रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड, एनी इनकम, कोई भी इनकम जो कि कैपिटलाइज्ड बोल दिया गया है, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड अगर बोल दिया गया है तो इसमें से घटाना पड़ता है, घटा दे, घटा दो। एनी इनकम रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड अगर बोल दिया है वो कहां जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में, वो यहां नहीं आएगा। एनी आइटम रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। फिर एडमिशन फीस हो गया या एंट्रेंस फीस हो गया, अगर 100% कैपिटलाइज रहा। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, इफ नो इन्फो इज गिवन, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा कि एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, तो हमेशा बैलेंस शीट में लेने का। अगर एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो सीधा बैलेंस शीट में ले लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लेना, फुली कैपिटलाइज हो जाएगा वो, ठीक है। एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन इज गिवन, ठीक है। ई, लीगेसी इंडोमेंट फीस, आपको पता है लीगेसी इंडोमेंट फीस क्या होता है? मरने के बाद अगर कोई पैसा आता है, मतलब कोई एक इंसान था जो अपना वसीयत पे साइन किया है कि मरने के बाद मेरा पूरा का पूरा वसीयत इस क्लब को दे देना, इस वाले क्लब को दे देना, उसको बोलते हैं लीगेसी इंडोमेंट फीस। मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरा पूरा का पूरा वसीयत, पूरा जायदाद इस वाले क्लब को दे देना, उस टाइप के फीस को क्या बोलते हैं? लीगेसी इंडोमेंट फीस, ठीक है। ये कहां आता है पता है आपको, ये कहां आता है पता है? ये आता है, ये भैया ये कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत लेना, ये बैलेंस शीट में लेना। लीगेसी इंडोमेंट फीस जो है ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, ये इधर नहीं आता है, ये सीधा बैलेंस शीट में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा ये, ठीक है। फिर एफ, फिर लिखो कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई मान लीजिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया कि बिल्डिंग, ये मान लो कि एक क्लब को, क्लब के एक बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया है। कोई अगर डोनेशन दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये काम के लिए हम डोनेशन दे रहे हैं, तो वो कैपिटल नेचर में आता है, वो कैपिटल नेचर में आता है, ठीक है, ठीक है। तो डोनेशन फॉर एनी पर्पस, एनी पर्पस, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्पस से अगर आप डोनेशन दिए हो कि ये स्कूल बनवाना है, ये कॉलेज बनवाना है, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ये सब चीज नहीं आएगा, मत लेना इसको। इसको कहां लेना? इसको लेना कैपिटल, इसको भैया कैपिटल के साथ ऐड कर देना, बैलेंस शीट में जाना कैपिटल के साथ ऐड कर देना, डोनेशन फॉर एनी पर्पस नहीं आता है, ठीक है, याद रख लेना ये सब, ठीक है। कोई भी मान लो कि स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन हो गया, जैसे कि बिल्डिंग, ये वाला जो डोनेशन दिया हम बिल्डिंग के लिए दिए हैं, स्कूल के लिए दिए हैं, प्राइज के लिए दिए हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस से अगर आप डोनेशन देते हो
तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है, वो कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप एक कंपनी का, अगर आप एक क्लब में पूरा का पूरा लाइफ बिताना चाहते हैं, पूरा का पूरा लाइफ उसका एक ही बार में पैसा दे देना चाहते हैं। मान लो अनंत अंबानी पता है ना, अंबानी का बेटा। अनंत अंबानी एक तो क्लब में गया, बोला कि हमको यहाँ का मेंबर मेंबर बनना है। उसको कोई बोल दिया कि 500 रुपया फीस है। बोला कि गरीब हमको समझा है क्या, 500 रुपया फीस है? मैं 500 रुपया देने वाला दिखता हूँ क्या? मेरे को पूरा लाइफ मेंबरशिप चाहिए। कितना पैसा चाहिए तो बोल, अभी क्या अभी बोल, मैं पूरा लाइफ का तेरे को दे दूंगा। वो क्लब वाला ने क्या किया, उसका एज पहले एस्टिमेट किया। एस्टिमेट करना पड़ेगा ना एज कि कितना साल जिएगा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सब नहीं आएगा। ठीक है, ये हमेशा बैलेंस शीट में आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर पूरा लाइफ का तुमने फीस दे दिया एक ही बार में, वो बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल में जाके ऐड होगा, वो कैपिटल में जाके ऐड होगा। ठीक है, क्लियर है? और सेल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, सेल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, कोई भी असेट्स का सेल वैल्यू नहीं आएगा। कोई भी असेट्स का सेल वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। हाउएवर लिखो, हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर प्रॉफिट और लॉस विल कम। अगर कोई असेट बेच के प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, वो तो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन कोई असेट बेच के जो सेल हुआ उसको नहीं लिख सकते, सेल वैल्यू नहीं लिख सकते कोई असेट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, हाउएवर प्रॉफिट एंड लॉस विल कम। ठीक है, क्लियर है? तो कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है सर? कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो कैश का बैलेंस हो या बैंक का बैलेंस हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। ऑल बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स देखते हो, जितने भी आइटम्स, कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर इक्विवेलेंट टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के जैसा है ये, पीएल अकाउंट के जैसा। तो इसीलिए कोई भी बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं आएगा। फिर एनी इनकम रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड, कोई भी इनकम अगर कैपिटलाइज्ड नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, कोई भी इनकम, सुनो, कोई भी इनकम अगर कैपिटल नेचर का है तो वो नहीं आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अगर एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लेने का, नहीं नहीं लेना। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो चुपचाप बैलेंस शीट में ले लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लेना। लीगेसी इंडोमेंट फीस, मतलब मरने के बाद अगर वसीयत कोई साइन करके दिया है तो वो सब चीज आप कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, वो सब चीज आप बैलेंस शीट में ही लोगे, सिर्फ वो सब चीज आप बैलेंस शीट में ही लोगे। फिर डोनेशन फॉर एनी पर्पस, अगर मान लो कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन करे, स्कूल बनाने के लिए डोनेशन करे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, बैलेंस शीट में आएगा सिर्फ भाई। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर पूरा जीवन का, पूरा लाइफ का हमने फीस दे दिया भाई, वो कहाँ आएगा, वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, वो बैलेंस शीट में आएगा। और सेल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, कोई भी असेट्स का सेल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैप कोई भी असेट का सेल वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। ठीक है, ये आईफोन बेच के जो हम प्रॉफिट कमाए वो आ सकता है, लेकिन ये आईफोन कितने में बिका ये हम नहीं लिख सकते, ये सेल वैल्यू हम नहीं लिख सकते। ठीक है, डन, क्लियर है? अब सम्स करेंगे अपने लोग, चलिए आइए, आइए, ये सजेशंस निकाल लीजिएगा आप, ये सजेशन आप लोग निकाल लीजिए। हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए और ये सजेशंस आप ले सकते हो भाई। ठीक है, प्लीज काइंडली आप लोग वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, ये सजेशंस वहीं पे है भाई। ठीक है, पूरा का पूरा पीवीडी, सिंगल एंट्री, सेल्फ बैलेंसिंग, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब सजेशन दिया हुआ है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखिए आइए, एक मिनट।
जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्या दिया हुआ है देखिए। अपने को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे के रखा है, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। अपने को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे के रखा है और अपने को क्या बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। ये कैश आया और ये कैश गया। क्रेडिट में जो लिखा हुआ है वो मतलब कैश गया और डेबिट में लिखा गया है कैश आया। कितना कितना कैश, कितना कितना कैश आया और कितना कितना कैश गया, वो सब सब चीज दिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। टू वो बैलेंस बीडी और या यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, कैश का ओपनिंग वाला बैलेंस दिया, तो ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग वाला बैलेंस क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा, सीधा सा बात है। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आप लोग। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस आप लोगों को रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शंस लेना है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शंस। क्यों सर? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शंस आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भैया सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आता है, कैपिटल नेचर का नहीं। मतलब असेट्स वसेट्स अगर दिखे वो सब नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शंस आप लोगों को मतलब कि ढूंढना है। ओके, क्लियर है? आपको रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शंस ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, रिसिप्ट में जो जो चीज भी लिखा हुआ है, रिसिप्ट में जो जो चीज भी लिखा हुआ है वो आपके इनकम साइड में आएगा और पेमेंट में जो जो चीज भी लिखा हुआ है वो आपके एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। रिसिप्ट में जो भी चीज लिखा हुआ है वो इनकम साइड में आएगा, पेमेंट में जो भी चीज लिखा हुआ है वो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? और बस इसमें रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन खोजिए, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का मत खोजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि टू सब्सक्रिप्शन आएगा भैया, बिकॉज ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। फिर लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है कि टू वो डोनेशंस, हाँ भैया वो डोनेशंस भी आता है क्योंकि ये भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है। लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, नहीं आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटलाइज्ड मतलब कैपिटल के साथ ऐड होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा, टू प्रोसीड ऑफ टूर्नामेंट भी आएगा। ठीक है, ये सब सब क्या है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन, मार्क कर लीजिएगा। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पे देखिए रेंट आएगा, वेजेस आएगा, लाइटिंग चार्जेस आएगा, ये सब आएगा। बुक्स, बुक्स तो भैया असेट है, असेट अगर है तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, ये इधर नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ भैया आएगा यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा। 8% एफडी, ये असेट है, ये नहीं आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है, नहीं आएगा। असेट मतलब कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, ये सब कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएगा भैया, ये आएगा, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएगा, ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है। सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन आप लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग क्या बोला, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/12 और सम्स कब का है, वो 2000 वो 13 का सम्स है, ये 2013 का सम्स है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। आप देखिए कॉपी कॉपी पलट के देखिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर अपने लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2012 1000 का, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था सर, लेस करे। और 31/3/2013 मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को लेस करना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड करना, बात खत्म। फिर क्या बोला, एंटायर लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरा का पूरा लाइफ लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा। और 50% ऑफ द डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड, वो डोनेशन का जो 50% है वो कैपिटलाइज्ड है, 50% ही रेवेन्यू है, 50% कैपिटलाइज्ड है, मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, फिर दिया हुआ है ऑन 1/4/2012 द क्लब प्रोसेस्ड बुक्स वर्थ 12,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ 15,000। इसको हम समझाएंगे बात। ठीक है, 1/4/2012 में बुक्स का वैल्यू कितना है, 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू कितना, 15,000। 1/4/2012 पिछले साल का ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, प्रोवाइड
डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15%। मतलब कि डेप्रीशिएशन का रेट दिया है कि बुक्स पे डेप्रीशिएशन लगेगा 20% का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रीशिएशन लगेगा 15% का। आइए फॉर्मेट को बनाइए। आपको कुल मिला के यहाँ पे 3 फॉर्मेट बनाने हैं। हम बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या बनाने हैं। आप पहले देखिए क्या क्या बनाना है। आप पहले देखिए हम क्या बना रहे हैं। देखिए वो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, महाराजा क्लब। महाराजा क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले पहले बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016, सॉरी 13 आई पर्टिकुलर अमाउंट छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, हाफ पे से ज्यादा बड़ा, हाफ 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 पे से बड़ा, हाफ पे से बड़ा। ठीक है, सबसे पहला पहला चीज आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा वर्किंग नोट में ईच एंड एवरी सम में ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी सम में ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनेगा। सबसे पहला अकाउंट आप, सबसे पहला अकाउंट जो बनाओगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। लिखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर, सबसे पहले लिखिए एक्सपेंडिचर, अमाउंट रुपीस, इनकम अमाउंट रुपीस। ठीक है, सबसे पहले पहले किसको हम लोग कवर करें बताइए। सबसे पहले पहले देखिए ये रिसिप्ट साइड जो है ना, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट को इनकम साइड में लिखना है। रिसिप्ट साइड जो है ना उसको इनकम साइड में लिखिएगा। इनकम साइड में कहा लिखिएगा, इनकम साइड में लिखिएगा। क्लियर है भाई? एक बार बता दो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिसिप्ट को आप लोग इनकम साइड में लिखिएगा। सबसे पहले पहले देखिए रिसिप्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है सर जी, 22,000 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 22,000 का दिया हुआ है। और क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है सर? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आप ही सिखाए हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को अपने लोग लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है सर, 1,000, निकलता कितना है 21,000। और ऐड करना आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर को ऐड करना, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को लेस करना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर कितना दिया है, 1500, 1500 कितना निकलेगा, 22,500, 22,500। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है बताइए। और दिया हुआ है सर बाय डोनेशन, बाय डोनेशन कितना है सर, 5,000 का डोनेशन है। उसमें अपने को बोला है 50% कैपिटलाइज्ड है, 50% क्या है, कैपिटलाइज्ड है। तो 50% को लेस कर दीजिए, 50% कैपिटलाइज्ड, ऐसे लिखते 50% कैपिटलाइज्ड मतलब 2500। तो 2500 सिर्फ रेवेन्यू नेचर का है। और बाकी का ये जो मतलब कि 2500 है ये कहाँ ऐड होगा, ये ऐड होगा कैपिटल के साथ, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा भाई। ये 50% कैपिटलाइज नेचर का है, ये मतलब कि कैपिटल नेचर का है। ठीक है ओके, फिर लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी ये कितना है भैया, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना कितना दिया हुआ है आप लोग को, 300 300 दिया हुआ है यहाँ पे, 300 300 यहाँ पे दिया हुआ है। अपने को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखिए आइए किस तरीके से क्रॉस चेक करते हैं, देखिए देखिए नोट नंबर वन बनाइए। आइए देखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से इंटरेस्ट किस तरीके से निकालें, देखो उल्टा साइड में, उल्टा साइड में देखो भाई 8% फिक्स डिपॉजिट कितना कितना का था, फिक्स डिपॉजिट 15,000 का था, 15,000 का था ना, 15,000 का। तो लिखो 15,000, 15,000 कितना परसेंट था, कितना परसेंट था एफडी, एफडी कितना परसेंट था, 8%, 8% था। 15,000 का 8% इंटू एफडी कब लिए थे, लिए लिए कब थे सर, 1/10, 1/10/2012, 1/10/2012 मतलब 1 अक्टूबर से 1
एक अक्टूबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट करो। 1 अक्टूबर को लिए है ना, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना के लिए एफडी था। 6 महीने के लिए, कितना महीने के लिए? 6 महीने के लिए था। 6 महीने के लिए, तो इंटू 6/12, बताइए कितना? 15,000 इंटू 8% टू 6/12। 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 600। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना, 600। लेकिन ससुरा क्वेश्चन में अपने को सिर्फ 300 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एफडी निकला है 600, लेकिन क्वेश्चन में अपने को देख सकते हो 300 सिर्फ दिया हुआ है। मतलब 300 क्या अक्रूड है, 300 क्या है? अक्रूड है। अक्रूड है 300, तो अक्रूड को ऐड करो। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, और अक्रूड अक्रूड है 300, 600। डन? क्लियर है? क्लियर है इतना? ओके। फिर लिखिए बाय इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट। बाय इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट। अब देखिए इसको अपन लोग कैसे करके लिखते हैं, जरा देखो ध्यान से। बाय इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, सबसे पहले लेना प्रोसीड्स। प्रोसीड्स इसका आप लोग लेना प्रोसीड्स। प्रोसीड्स कितने हैं बताओ? कितना कितना इनकम कमाए बताओ? 5,000। सर 5,000 इनकम कमाए, और यहीं एक्सपेंसेस के साथ लेस कर दो। एक्सपेंसेस लिखा होगा देखो, उसका उसका उल्टा साइड में, उसका उल्टा साइड में एक्सपेंसेस लिखा होगा। उसका उल्टा साइड में देखो एक्सपेंसेस लिखा है 3,000 का, उसको लेस कर दो। यहीं इनकम के साथ एक्सपेंसेस को लेस कर दो। लेस कर दो एक्सपेंसेस। कितना है? 3,000। कितना निकलेगा? 2,000। ठीक है, डन? क्लियर है? अब देखो, अब आप ये पेमेंट साइड चेक करो। पेमेंट साइड में जो जो भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है, सिर्फ उसको चेक करना। सबसे पहले पहले क्या बताओ? टू रेंट। रेंट कितना दिया? रेंट दिया 2,400। टू वेजेस। वेजेस कितना दिया? 2,500। 2,500। टू लाइटिंग चार्जेस। टू लाइटिंग चार्जेस ये कितना है? 700। टू ऑफिस एक्सपेंस, ये कितना दिया? ऑफिस एक्सपेंस 5,000। फिर लिखो टू डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स और इक्विपमेंट। अपने को देखिएगा, अपने को डेप्रीशिएशन भी निकालने बोला है ना। अपने को डेप्रीशिएशन भी निकालने बोला है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर डेप्रीशिएशन आता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर इक्विवेलेंट टू पीएल अकाउंट, उसमें भी डेप्रीशिएशन आएगा। अपने को किसका किसका डेप्रीशिएशन निकालना है? एक तो बुक्स का, एक इक्विपमेंट का भी डेप्रीशिएशन निकालना है। इक्विपमेंट का भी डेप्रीशिएशन निकालना है। आइए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 आइए देखिए। डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स। ऑन बुक्स, ये बताइए बेटा जी, बुक्स पहले कितना का था? पहले बुक्स कितने का था? सर बुक्स था, ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से बुक्स था 12,000 का। 12,000 का बुक्स पहले से था, और बुक्स पे बोला 20% का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। ओके, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से 12,000 का बुक्स था, और 20% का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला। इस साल कितना खरीदे? इस साल भी कुछ बुक्स खरीदे। इस साल 3,000 का बुक्स हम लोग खरीदे हैं। 3,000 का बुक्स हम लोग खरीदे हैं। और कब खरीदे? 1/4/2012। मतलब 1 अप्रैल को ही खरीदे, तो पूरा साल काउंट होगा। पूरा साल काउंट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरा साल काउंट होगा। मतलब 3,000 का 20% डायरेक्टली पूरा साल ही। तो 3,000 का 20%, 3,000 का 20% निकालिए कितना? 12,000 का 20%, 2,400। 3,000 का 20%, 3,000 का 20%, 600। निकला 3,000। डन? क्लियर है? नोट नंबर 3। अब निकालिए कि डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब निकालिए वो डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट।
इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकालिए। देखिए इक्विपमेंट कितना था बताइए, इक्विपमेंट कितना था बताइए। इक्विपमेंट था 15,000 का। 15,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से पहले पहले इक्विपमेंट अपने पास था। 15,000 का इक्विपमेंट था, ठीक है सर, ओके। तो 15,000 का इक्विपमेंट था अपने पास और डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 15%। इस साल कितना खरीदे भाई साहब, इस साल कितना खरीदे, इस साल इक्विपमेंट कितना खरीदे, देखिए चेक कीजिए। इस साल 4,000 का खरीदे, देखिए ना, डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ 4,000 का खरीदे। 4,000 का 1 अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल को खरीदे तो पूरा साल का ही काउंट होगा। प्लस 4,000 तो 15%, कितना निकलेगा बताइए। 15,000 इंटू 15%, 2,250, प्लस 4,000 का 15%, कितना, 600, 2,850, 2,850। तो बुक्स का कितना निकला, 2,850। और अच्छा, मतलब कि अच्छा ये बुक्स का कितना निकला, बुक्स का निकला 3,000, इक्विपमेंट्स का निकला 2,850। जोड़िए दोनों को जोड़ो, कितना, 5,850 निकलेगा, 5,850, ठीक है। निकालिए सरप्लस, टू सरप्लस, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट होगा, देखिए ना, प्रॉफिट होगा, निकालिए। तो 22,500 प्लस 2,500 प्लस 600 प्लस 2,000, 22,500 प्लस 2,500 प्लस 600 प्लस 2,000, 27,600, 27,600। यहाँ पर भी 27,600। लेस कीजिए 27,600 माइनस 2,400 माइनस 2,500 माइनस 700 माइनस 5,000 माइनस 5,850, 11,150, 11,150, 11,150। ये क्या है, सरप्लस, ये आपका क्या है, सरप्लस। अब देखिए फर्स्ट अकाउंट तो बना लिए ना, फर्स्ट अकाउंट बना लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उसी के साथ क्या बनता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमेशा दो फॉर्मेट रेडी रखिएगा। अभी आपको सिखाने के लिए किए, लेकिन हमेशा आप लोग दो फॉर्मेट रेडी रखिएगा। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट भी उसी के साथ बनेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी रखिएगा, दो फॉर्मेट हमेशा रेडी रखिएगा, ठीक है। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट हाफ पेज, ठीक है। कोई भी सम्स करना तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी रखना, दोनों का दोनों फॉर्मेट आप लोग रेडी रखना, ठीक है, वरना सम्स गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्या है, यह बैलेंस शीट एज एट 31/3/2013। अच्छा, अब अपने पास क्या कैपिटल फंड है, क्या है, क्या कैपिटल फंड नहीं है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए अपने को ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोजिंग हमेशा सम्स में बनेगा, और ओपनिंग वर्किंग नोट में बनेगा। वर्किंग नोट नंबर कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 4। चलिए आइए, वर्किंग नोट नंबर 4 में अपने लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाइए, कैपिटल फंड निकालिए, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट निकलेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट उसके बाद आपका बनेगा, ठीक है, क्लियर है। आइए बनाइए। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ठीक है। ओपनिंग का कैश, कैश लिखिए। कैश कहाँ कहाँ मिलेगा सर, कैश 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 कहाँ मिलेगा, देखिए कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ इधर देखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश दिया होगा और कुछ नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है,
শুধু ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের ক্যাশ দেওয়া থাকবে, ক্যাশ। ক্যাশ कितना 4000, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश कितना 4000, टू बैलेंस बीडी बोल के लिखा होगा 4000, 4000। ठीक है, फिर देखिए, फिर आप लोग ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग सब्सक्रिप्शन था ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या किए थे, लेस किए थे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए। ओपनिंग 1000, एक मतलब 1000 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। फिर लिखिए बुक्स, बुक्स का वैल्यू कितना था, बुक्स का ओपनिंग का वैल्यू कितना था, ओपनिंग का वैल्यू कितना था बुक्स का, सर 12000, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 15000। तो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस शीट का वैल्यू था 12000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का कितना था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 15000। यहाँ पे निकलेगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे कैपिटल फंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, कितना है बताइए, हो गया सब खत्म, बताइए। 4000 प्लस 1000 प्लस 12000 प्लस 15000, 32000। यहाँ पर भी 32000, यहाँ पर भी कैपिटल फंड जो आया कितना, 32000 का आया, 32000 का आया। चलिए आइए बनाइए अब क्लोजिंग। चलो क्लोजिंग रेडी हो जाओ, क्लोजिंग। सबसे पहले लिखो इक्विपमेंट्स, ये असेट्स है ना, असेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, इक्विपमेंट्स। सबसे पहले पहले लिखिए इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स कितना बताइए, इक्विपमेंट्स है 15000। ऐड कीजिए, इस साल कुछ परचेस किए हो क्या, हाँ सर इस साल भी परचेस किए हैं, परचेस ऐड कीजिए, परचेस, परचेस कितना हुआ 4000 का, 4000 का परचेस हुआ, कितना हो गया 19000। लेस कीजिए डेप्रिसिएशन, उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगा 2850, 2850 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 19000 लेस 2850 का डेप्रिसिएशन कितना, 16150, 16150। बुक्स, फिर लिखिए बुक्स, फिर क्या लिखेंगे, बुक्स, बुक्स कितना बताइए, बुक्स है 12000 का। ऐड कीजिए परचेस, कितना बुक्स परचेस किए, 3000 का बुक्स परचेस किए, कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा, 15000। ठीक है, लेस कीजिए उसमें डेप्रीशिएशन, लेस कीजिए डेप्रीशिएशन। अब बताइए डेप्रीशिएशन कितना निकला, बुक्स में जो डेप्रीशिएशन निकाले कितना निकाले, 3000, 12000 का बचेगा। क्लियर है, अच्छा और क्या क्या था बताओ तो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है, ये 1500 का है, कितना का 1500 का है। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये 1500 का है, 1500 का है। और कैश, क्लोजिंग क्लोजिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश है 2700 का। क्लोजिंग कैश कहाँ से देख रहे हो भैया, यहाँ यहाँ देखो देखो, ये 2700, ये 2700 क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश इसको बोलते हैं 2700, 2700 का क्लोजिंग कैश है। ठीक है, क्लियर है। एफडी भी था क्या, एफडी भी था, एफडी भी था, एफडी भी था, फिक्स्ड डिपॉजिट भी था। एफडी कहाँ पे आता है, एफडी आता है असेट्स में, एफडी आता है असेट्स में। ठीक है, देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट ये कितना था फिक्स्ड डिपॉजिट, ये था 15,000 का। और अक्रूड भी था इसमें, अक्रूड भी कुछ था, अक्रूड था 300 का, अक्रूड था 300 का, अक्रूड था 300 का। सो 15,300, सो 15,300 यहाँ पे टोटल कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ओके। अब लाइबिलिटीज बताइए, आइए देखिए कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है 32,000। ऐड कीजिए उसमें सरप्लस, कैपिटल फंड में ऐड कीजिए सरप्लस, सरप्लस कितना है 11,150।
फिर डोनेशन 2500, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, जो सब भी कैपिटलाइज्ड करने बोला हुआ था, जो सब भी कैपिटलाइज्ड करने बोला हुआ था यहाँ पे ऐड कीजिएगा उसको, ठीक है। सरप्लस को अपने लोग कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। फिर डोनेशन का डोनेशन का 50% जो है वो कैपिटलाइज्ड था, मतलब 50% कैपिटल के साथ ऐड करना था 2500। और लाइफ मेंबरशिप फीस फुली कैपिटलाइज्ड करना था, 100% कैपिटलाइज्ड करना था लाइफ मेंबरशिप फीस को। लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटलाइज्ड है। कितना है लाइफ मेंबरशिप फीस बताइए। लाइफ मेंबरशिप फीस 2000 दिया, 2000 का 2000 ही कैपिटल के साथ ऐड कर देना है, बस बात खत्म। ऐड कीजिए सबको। 32,000 प्लस 11,150 प्लस 2500 प्लस 2000, 47,650, 47,650। मैच कीजिए, मैच कर जाएगा। 47,650, 47,650 मैच कीजिए, मैच कर जाएगा आप लोग का, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके 3 पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होगा और ये थर्ड वाला पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा होगा, जहाँ पे सम्स, सिर्फ सम्स और सम्स करेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।